हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 कैटास्ट्रॉफ का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर उनके एयरक्राफ्ट पर अटैक हो चुका था। उनके एयरक्राफ्ट पर कंटिन्यूसली अटैक हुआ जा रहा था। ज़ायान अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। उसे लगता है कि इस अटैक की वजह से ये एयरक्राफ्ट तो तबाह होने वाला है, मगर फिर थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइज़ को ओपन करते हुए सोचता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। एयरक्राफ्ट काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था और 3 दूसरे एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे थे और कंटिन्यूसली मिसाइल से अटैक भी किए जा रहे थे। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इस दफ़ा तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ माया तो इस सिचुएशन को पहले ही पूरी तरह से समझ चुकी थी। वो जल्दी जल्दी से ज़ायान को सेफ्टी क्राफ्ट में बंद कर देती है। माया सेफ्टी क्राफ्ट को बंद करने से पहले चिल्लाते हुए ज़ायान से बोलती है, तक तुम हमें देख ना लो तब तक इस सेफ्टी क्राफ्ट को बिल्कुल भी मत खोलना। और फिर वो उसे बंद करके ज़ायान को बताती है कि हम पर अटैक हुआ है, हम सबको ही इस अटैक के इम्पैक्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बोलते ही वो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ज़ायान उस सेफ्टी क्राफ्ट में बिल्कुल अकेला था। वो सोचने लगता है कि उन पर अटैक हुआ है। लास्ट टाइम खुशकिस्मती से हम उस मिसाइल को डॉज करने में कामयाब हो गए थे कि वहाँ सिर्फ एक ही क्राफ्ट था जो कि हम पर अटैक कर रहा था, मगर अब 3 एयरक्राफ्ट एक साथ ही अटैक कर रहे हैं। और फिर वो कर्नल बर्टन को याद करने लगता है। उसे याद करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो चुका था। वो सोचता है कि क्या इस दफ़ा भी कर्नल बर्टन इस अटैक से बच सकते हैं। सेफ्टी क्राफ्ट में बार बार वार्निंग के नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। उन्हें देखकर ज़ायान साय करते हुए मन में सोचने लगता है, ऑक्सीजन काफ़ी तेज़ी से चैम्बर से बाहर निकल रही है। क्या होगा अगर चैम्बर के खराब होने की वजह से मुझे इसका पता ही ना चला, मैं टाइम पर चैम्बर से बाहर ना निकल पाया। क्या होगा अगर सिर्फ यही एयरक्राफ्ट बचकर निकल पाया और वो मुझे कभी भी ना ढूंढ पाए। ये सारी बातें सोचते हुए वो साई करने लगता है और सोचता है कि अगर इस टाइम भी मैं सरवाइव कर गया तो मैं चारकोल को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। चारकोल वही अंडरग्राउंड सिटी का नाम है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्लास ए रिसर्चर बनूं और हमेशा उस वार्म और सेफ लैब में रहकर बिना सोचे समझे डेली की बोरिंग रिसर्च करता रहूं। अपने फ्री टाइम में मैं वहां बैठकर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एंजॉय करूं। वो इमेजिन करने लगता है कि कैसे वो उस लैब में बैठकर कॉफ़ी पिया करेगा। कि इतने में उसे कर्नल हाइनबर्टन के ड्रीम्स आने लगते हैं जो कि उसके पीछे आकर उसे बैक हग कर लेते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़ोर से ज़ायान को अपने आर्म्स में कवर करके उसे हग किया हुआ था और फिर वो आहिस्ता से ज़ायान के फेस को पकड़कर अपनी तरफ टर्न करते हैं, जिसे अपने सामने देखकर ज़ायान मन में सोचने लगता है कि कर्नल हाइनबर्टन इस मोमेंट में बिल्कुल खो चुका था। कि इतने में उसे अपना नाम सुनाई देता है। फिर से कोई उसे सेफ्टी हैच को ओपन करने का बोल रहा था। वॉइस को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या ये हाइनबर्टन की वॉइस है। सोचते ही कि हाइनबर्टन उसे सेव करने के लिए आ चुका है, वो जल्दी से सेफ्टी हैच को ओपन कर देता है। हम देखते हैं कि हाइनबर्टन उसके बिल्कुल सामने था। वो अपने हाथ को ज़ायान की तरफ बढ़ाता है, पर ज़ायान भी आगे बढ़कर उसके हाथ को थाम लेता है। कर्नल हाइनबर्टन उसे पकड़कर सेफ्टी हैच से बाहर निकालते हैं। जैसे ही ज़ायान वहां से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से कुछ ज़ॉम्बीज भागकर उन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही कर्नल उन ज़ॉम्बीज को देखता है तो वो जल्दी से ज़ायान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वहां से दूर करके अपनी ऑपोजिट साइड पर फेंक देता है और साथ ही फौरन उन ज़ॉम्बीज पर अटैक भी कर देता है। कर्नल ने तो ये सब कुछ ज़ायान को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, मगर इस तरह गिरने की वजह से ज़ायान के पाँव पर मोच आ जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है। कर्नल को तो ये नोटिस ही नहीं होता कि उन्होंने अभी अभी क्या कर दिया। वो ज़ायान की तरफ एक मिसाइल को फेंकते हुए बोलते हैं कि खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़कर उन ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज लेवल ए ज़ॉम्बीज थे
जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे और एक एक्स वायरस वाले पर्सन के लिए भी उनसे जीत पाना काफ़ी मुश्किल था। मगर कर्नल बर्टन तो काफ़ी कूल वे में एक बड़ी सी जंप लगाकर उन ज़ॉम्बिस के अटैक से खुद को बचाते हैं और साथ ही साथ अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए ज़ॉम्बी के हेड पर अटैक कर देते हैं। कर्नल बर्टन एक के बाद एक उन सभी ज़ॉम्बिस को मार देते हैं। ज़ॉम्बिस को मारने के बाद कर्नल बर्टन अपने वेपन्स को वापस रखते हुए उससे बोलते हैं, चलो अब उठ भी जाओ, हमें वापस जाना है। जिस पर जाओ यान काफी मुश्किल से पेड़ का सहारा लेते हुए उठकर खड़ा होता है। कर्नल बर्टन वहां से जाते हुए एयरफोन्स पर अपनी टीम से बात करते हुए बताते हैं कि मुझे जाओ यान मिल चुका है, चलो ठीक है फिर अपनी उसी यूजुअल प्लेस पर मिलते हैं। जिसे सुनकर जाओ यान थोड़ा रिलीफ फील करते हुए मन में सोचने लगता है, चलो शुक्र है कोई तो जिंदा बचा। मगर जब वो चलने का ट्राई करता है तो उसे अपने पैर में काफी पेन फील होता है, जिस पर वो सोचता है कि शायद मेरी हड्डी टूट चुकी है। वो एक नज़र कर्नल की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। उसे ये लगता है कि शायद मैं कर्नल पर बोझ बन चुका हूँ और कर्नल मुझे यहीं छोड़ देंगे। इसे रियलाइज़ करते हुए वो मुश्किल से चलने का ट्राई करता है, मगर उसे चला नहीं जाता और वो नीचे गिर जाता है। जिस पर वो सोचता है, डैम मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ। वो साई करते हुए घास पर लेट जाता है और सोचने लगता है कि चलो ठीक है, जैसी चीज़ें चल रही हैं इन्हें वैसे ही चलने दो, आखिर हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। जब कर्नल ये नोटिस करते हैं तो उसकी तरफ अपने फेस को टर्न करके पूछते हैं, आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही सोना चाहते हो। जिस पर जाओ यान अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करते हुए अपनी आइज को बंद कर लेता है और कर्नल से बोलता है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, क्यों ना आप सबसे पहले अपना मिशन कंप्लीट करें और प्रोफेसर मैनसन के ब्रेन को कलेक्ट कर लें और मुझे अपने स्वॉर्ड के साथ एक ही बार में ख़त्म कर दें। मैं एक लंबी और इटर्नल स्लीप चाहता हूँ, मैं ऐसे ही यहीं पर हमेशा के लिए सोना चाहता हूँ। वो बेदहानी में ये चीज़ें बोल देता है, मगर जैसे ही वो ये रियलाइज़ करता है कि उसने अभी अभी कर्नल बर्टन से क्या बोला, वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें कर्नल बर्टन को कैसे बोल सकता हूँ। शायद वो मेरे जैसे बर्टन से एक ही झटके में छुटकारा पा लेंगे। ओयान की ये बात सुनकर कर्नल बर्टन उसके क्लोज आते हैं, जिन्हें अपने पास आता देखकर जायान थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे ये लगा था कि शायद कर्नल बर्टन उसकी अभी अभी कही बात को पूरा करने वाले हैं। मगर हमारे बुद्धू जायान, तुम्हें ये कौन बताए कि कर्नल बर्टन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। कर्नल जायान के पास बैठ जाते हैं, काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो काफ़ी प्यार से अपना हाथ जायान की तरफ बढ़ाकर उसके फेस को टच करते हैं। के बाद वो अचानक ही जायान के पास से थोड़ी सी घास तोड़ते हैं। वो उस घास को लेकर अपने मुंह में रख लेते हैं, जिन्हें ऐसा करते देखकर जायान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कर्नल ये क्या कर रहे हैं। इतने में कर्नल अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह को ओपन करते हैं और वही सेम घास जायान के मुंह में डाल देते हैं। ऐसा करके वो अपने स्लाइवा में मौजूद एक्स वायरस से जायान को हील करना चाहते थे। वैसे कर्नल बर्टन जायान को हील करने का इससे एक बेटर और एक्साइटेड वे भी था। चलो खैर कोई बात नहीं, शायद कर्नल बर्टन ने उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम के लिए बचा कर रखा हुआ है। जैसे ही जायान की बॉडी एक्स वायरस को ऑब्जर्व करती है तो उसमें सडन चेंजेस आने लगते हैं। एक्स वायरस उसके डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसे हील करना स्टार्ट कर देता है। जब ये प्रोसीजर हो रहा था तो जायान को पेन होने की वजह से वो जोर से अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह से हील हो चुका था। वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और अपनी पूरी बॉडी को चेक करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। कर्नल बर्टन जायान के पास पड़े कंटेनर को उठाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए जायान को भी अपने साथ चलने का बोलते हैं। पर जायान तो अभी भी अपने पैरों को ही चेक कर रहा था। मुझे जो इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी और स्वेलिंग सब के सब खत्म हो गई। हाथ पर जो स्कार था वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। और फिर वो अपने लिप्स को टच करते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, मुझे अपने लिप्स के दरमियान फ्रेश घास की फ्रेगनेंस और हाइन बर्टन की सांसें फील हो रही हैं। क्या ये एक इंडायरेक्ट किस काउंट की जा सकती है? हाँ जायान, इसे ज़रूर काउंट किया जा सकता है। कर्नल बर्टन उसे ऐसे खोया देखकर दोबारा से उसकी तरफ अपने फेस को टर्न करते हुए बोलते हैं, जल्दी करो या यहीं पर मर जाओ। कर्नल की ये बात सुनकर जायान के पूरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है
کہ کیا ایک انڈائریکٹ کس، یہ تو ایک ڈیتھ کس ہے۔ میں کرنل برٹن زایان کے کلوز آنے لگتے ہیں، جس پر زایان کنفیوز لک کے ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ کرنل برٹن آگے بڑھ کر زایان کو اپنے شولڈر پہ کیری کر لیتے ہیں۔ زایان، شاید تمہارا یہاں سے جانے کا موڈ ہی نہیں تھا، مگر کرنل برٹن تو تمہیں یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ جن کے ایسا کرنے کی وجہ سے زایان چلاتے ہوئے بولتا ہے، کرنل برٹن، کرنل میں خود ہی چل سکتا ہوں۔ مگر کرنل تو اسے اپنا منہ بند رکھنے کا بولتے ہیں اور اسے اگنور کرتے ہوئے ویسے ہی لے کر جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی سیکرٹ پلیس کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سبھی ملنے والے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی کیو تھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے رومز بنائے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ کرنل برٹن روم کا ڈور اوپن کرتے ہوئے زایان کو اندر آنے کا بولتے ہیں۔ وہ جگہ کافی زیادہ ٹھنڈی تھی جس کی وجہ سے زایان کانپنے لگتا ہے۔ کرنل برٹن آگے بڑھ کر وہاں سے کچھ نکالنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے نکال لیتے ہیں۔ وہ اسے زایان کی طرف پھینکتے ہوئے بولتے ہیں کہ اسے ویسٹ مت کرنا۔ زایان جلدی سے کھانے کو کیچ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زایان کھاتے ہوئے کافی زیادہ گھبرا رہا تھا، جسے ایسے گھبراتا دیکھ کر کرنل برٹن بھی نوٹس کر لیتے ہیں۔ زایان کو اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا اور اس کا پورا فیس ریڈ ہو چکا تھا، جس پر کرنل برٹن اس کے کلوز آتے ہوئے اس کے فور ہیڈ پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرنے لگتے ہیں۔ ٹمپریچر چیک کر کے وہ بولتے ہیں، تمہیں تو بخار ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی وہ زایان کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں کہ چلو بیڈ پر جا کر ریسٹ کرو۔ کرنل کافی کیئرفلی زایان کو بیڈ پر لیٹا دیتے ہیں۔ زایان کافی بری حالت میں تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج کا دن سچ میں بہت برا تھا۔ سب سے پہلے ہم پانی میں ڈوب گئے اور اس کے بعد مثال سے ہم پر اٹیک کیے گئے اور پھر زومبیز ہمارے پیچھے لگ گئے۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی آئیز بند ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی بلر آئی سے کرنل کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر کرنل کچھ کر رہے تھے، جس پر وہ سوچتا ہے کہ آخر کرنل کیا کر رہے ہیں۔ جو بھی ہو، اب میں بس ٹھیک سے سونا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فیل کر پا رہا تھا کہ کرنل اس کے پاس آ کر کچھ تو کر رہے ہیں، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کرنل برٹن ابھی بھی اس کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، جس پر وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ ہائن برٹن، میں نے یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہائن برٹن میری کیئر کرے گا۔ اتنے میں کرنل اس کے فور ہیڈ پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے ٹمپریچر چیک کرتے ہیں۔ زایان من میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے امپیشنس دکھایا ہے، شاید یہ اتنے زیادہ سکیری بھی نہیں ہے جتنا کہ مجھے لگتا ہے۔ بالکل زایان، یہ بالکل بھی سکیری نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں کرنل برٹن اس کی سائڈ پر لیٹتے ہوئے کافی پیار سے اس کے فیس پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں، فیور اتر چکا ہے۔ یہ بولتے بولتے وہ کافی پیار سے اپنے تھم کے ساتھ زایان کے لپس کو ٹچ کر رہے تھے، اور پھر وہ سلولی اس کے کلوز بڑھتے ہوئے اسے کس کرنے لگتے ہیں۔ گائز، فائنلی یہ مومنٹ آ ہی گیا جس کا ہم سب اتنی دیر سے ویٹ کر رہے تھے۔ تو اسی کیوٹ سے سین کے ساتھ آج کا ہمارا یہ چیپٹر یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلین کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔